वैसे तो भारत की पावन भूमि सदियों से महापुरुषों की जन्मस्थली रही है, लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशक में एक ऐसा नाम उभरा जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय दर्शन, शिक्षा और संस्कृति का मान बढ़ाया। ये नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। It is not all the aspects of Christian religion. Don't touch this, don't come here. But it is the fundamental aspect of the transformation of man through his reasoning and his thinking. That constitutes the true spirit of the man. 5 सितंबर 1888 ये तारीख तिरुत्तानी नाम की एक छोटे से मंदरी कस्बे के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। तिरुतानी जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और आज तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित है। यहाँ एक साधारण तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णय्या। पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक मामूली राजस्व कर्मचारी थे। वे एक स्थानीय जमींदार के यहाँ सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू क्लर्क का काम करते थे। महीने भर में मुश्किल से 20-30 रुपए की आमदनी होती थी, जो उस जमाने में भी बहुत कम थी। माता सीतम्मा एक सरल, धार्मिक और संस्कारी महिला थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों से भरपूर था। राधाकृष्णन अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। दरअसल सर्वपल्ली परिवार की जड़ें आंध्र प्रदेश के निल्लौर जिले के सर्वपल्ली गांव से थीं। राधाकृष्णन के पूर्वज मूलतः इसी गांव के निवासी थे, इसीलिए उनका पारिवारिक नाम सर्वपल्ली था। कुछ पीढ़ियां पहले उनके पूर्वज रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आ गए थे और यहीं बस गए थे। परिवार निर्धन था, लेकिन शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर था। राधाकृष्णन के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। बचपन की शुरुआती दिन तिरुतानी और तिरुपति के आसपास भी थे। ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध था। तिरुपति का प्रसिद्ध बालाजी मंदिर यहाँ से बहुत दूर नहीं था और धार्मिक वातावरण में पले बढ़े राधाकृष्णन के मन में बचपन से ही आध्यात्म और दर्शन के बीज पड़ गए। छोटी उम्र में ही वे जटिल धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं को गौर से सुनते और अपने तरीके से समझने की कोशिश करते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुतानी के कीवी हाई स्कूल में हुई। राधाकृष्णन बेहद तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे हर कक्षा में अव्वल आते थे और लगातार छात्रवृत्तियां जीतते रहते थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार पढ़ी गई बात वे कभी नहीं भूलते थे। शिक्षक उनकी प्रतिभा से हैरान रहते थे। 1896 में महज 8 साल की उम्र में राधाकृष्णन का दाखिला तिरुपति के हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में हुआ। यहाँ उन्हें पहली बार ईसाई मिशनरी शिक्षा का अनुभव हुआ। मिशनरी स्कूलों में उस दौर की सबसे बड़ी समस्या थी हिंदू धर्म की आलोचना। मिशनरी शिक्षक अक्सर हिंदू धर्म को अंधविश्वासों का धर्म कहते थे और ईसाई धर्म को बेहतर बताते थे। इस वातावरण में पढ़ते हुए युवा राधाकृष्णन के मन में एक सवाल उठा, क्या वाकई हिंदू धर्म में कोई दम नहीं है? वे घर जाकर अपने माता पिता से पूछते, मंदिरों में जाकर पंडितों से सवाल करते। धीरे धीरे उनके मन में हिंदू धर्म और दर्शन को समझने और उसकी रक्षा करने की भावना जागी। फिर वे वेल्लोर के वूरहीक्स कॉलेज चले गए। यहाँ भी वे छात्रवृत्ति के साथ पढ़ते रहे। 1902 में उन्होंने वूरहीक्स कॉलेज से अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की और यहाँ भी सर्वोच्च अंकों के साथ। इसके बाद वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए, जहाँ उनके जीवन की वास्तविक दिशा तय हुई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में राधाकृष्णन का परिचय पश्चिमी शिक्षा से हुआ। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। कॉलेज में उन्होंने देखा कि कैसे पश्चिमी दर्शन को श्रेष्ठ माना जाता है और भारतीय दर्शन को हे दृष्टि से देखा जाता है। ये बात राधाकृष्णन को अच्छी नहीं लगती थी। कॉलेज के दिनों में राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद के लेख पढ़े। विवेकानंद के शिकागो भाषण और हिंदू धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में वो सब कुछ है जो पश्चिमी दर्शन में है और कई मामलों में तो भारतीय दर्शन कहीं ज्यादा गहरा है। 16 साल की कम उम्र में ही राधाकृष्णन का विवाह हो गया। 1904 में उनका विवाह शिवाकमू से हुआ, जो उनकी चचेरी बहन थी। ये विवाह पारंपरिक तरीके से परिवार वालों द्वारा तय किया गया था। उस दौर में बाल विवाह आम बात थी। शिवाकमू एक सरल, सहयोगी और समझदार महिला थी। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर गृहस्थी चलाने में बेहद कुशल थी। राधाकृष्णन की पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि हमेशा प्रोत्साहित किया। 1904 में राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी से पास की।
दर्शन शास्त्र उनका पसंदीदा विषय बन गया था। वे घंटों प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल जैसे पश्चिमी दार्शनिकों के साथ साथ शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य जैसे भारतीय दार्शनिकों का अध्ययन करते थे। 1906 में वे एमए दर्शन शास्त्र में भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उनकी मास्टर्स के थीसिस का शीर्षक था द एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस, यानी वेदांत की नैतिकता और इसकी आध्यात्मिक पूर्व मान्यताएं। ये थीसिस महज 18 साल के युवक द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता और गहराई देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। इस थीसिस में राधाकृष्णन ने साबित करने की कोशिश की थी कि वेदांत दर्शन किसी भी पश्चिमी दार्शनिक प्रणाली से कम नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि वेदांत में न सिर्फ गहरी आध्यात्मिकता है, बल्कि प्रायोगिक नैतिकता भी है। यह थीसिस इतनी प्रभावशाली थी कि बाद में इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। कॉलेज के दिनों में राधाकृष्णन को वेदांत, उपनिषद और भारतीय दर्शन में गहरी रुचि हो गई थी। वे महसूस कर रहे थे कि पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था में भारतीय दर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों में हिंदू धर्म और दर्शन की आलोचना होती रहती थी, जिससे राधाकृष्णन के मन में भारतीय संस्कृति और दर्शन के बचाव की मजबूत भावना पैदा हुई। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राधाकृष्णन के शिक्षकों ने उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना। वे न सिर्फ किताबी ज्ञान में माहिर थे, बल्कि गहरी सोच और तर्क संगत विश्लेषण की क्षमता भी रखते थे। उनके प्रोफेसरों का कहना था कि राधाकृष्णन में एक बेहतरीन शिक्षक और दार्शनिक बनने की सभी खूबियां हैं। 1910 में राधाकृष्णन ने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से LT यानी लाइसेंशिएट इन टीचिंग का कोर्स किया, ताकि वे असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थायी पद के लिए योग्य हो सके। इससे पता चलता है कि वे अपने करियर को लेकर कितने गंभीर और योजनाबद्ध थे। इसी दौरान राधाकृष्णन के घर में बच्चों की खुशियां भी आने लगीं। सिवा कामू ने एक के बाद एक कई बच्चों को जन्म दिया। कुल मिलाकर उनके 6 बच्चे हुए, 5 बेटियां और 1 बेटा। उनका बेटा सर्वपल्ली गोपाल आगे चलकर एक प्रतिष्ठित इतिहासकार बना। गोपाल ने न सिर्फ अपने पिता की जीवनी लिखी, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की भी जीवनी लिखी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ राधाकृष्णन की आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ीं। 40 रुपए की तनख्वाह में 6 बच्चों और पत्नी का गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन राधाकृष्णन ने कभी हार नहीं मानी। वे कॉलेज के अलावा प्राइवेट ट्यूशन भी करते थे। शाम के वक्त वे अमीर घरों के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच राधाकृष्णन का असली जुनून था लिखना। वे चाहते थे कि भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। 1912 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन पर एक किताब लिखने का फैसला किया। टैगोर उस समय नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। राधाकृष्णन ने महसूस किया कि टैगोर के दर्शन को सही तरीके से समझा नहीं गया है। पश्चिमी देशों में टैगोर को एक कवि के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनके दार्शनिक पक्ष को नजरअंदाज किया गया था। राधाकृष्णन ने टैगोर की रचनाओं का गहरा अध्ययन किया और उनके दार्शनिक विचारों को एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की। ये काम आसान नहीं था। दिन भर कॉलेज में पढ़ाने, शाम को ट्यूशन करने और रात में घर की जिम्मेदारियों को संभालने के बाद लिखने के लिए बहुत कम समय बचता था। लेकिन राधाकृष्णन का जुनून इतना प्रबल था कि वे रात के 2-3 बजे तक जाग कर लिखते रहते थे। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1918 में उनकी पहली पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर प्रकाशित हुई। ये पुस्तक न सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी बेहद सराहना मिली। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए राधाकृष्णन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने मेरे विचारों को उससे कहीं बेहतर तरीके से समझाया है जितना मैं स्वयं कर सकता था। यह पुस्तक की सफलता राधाकृष्णन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अचानक से वे सिर्फ मद्रास के एक छोटे कॉलेज के लेक्चरर नहीं रह गए थे, वे भारतीय दर्शन के एक जाने माने प्रवक्ता बन गए थे। देश भर में अखबारों में उनकी पुस्तक की समीक्षाएं छपी। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से उन्हें व्याख्यान देने के निमंत्रण आने लगे। 1918 तक आते आते राधाकृष्णन की प्रतिष्ठा मद्रास से निकलकर पूरे दक्षिण भारत में फैल चुकी थी। वे अब सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के लेक्चरर नहीं रह गए थे, वे भारतीय दर्शन के एक जाने माने प्रवक्ता बन गए थे। ये उनकी यात्रा एक छोटे से गांव के गरीब लड़के से शुरू होकर एक प्रतिष्ठित शिक्षक तक की थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। राधाकृष्णन का असली सफर अभी बाकी था। 1918 में राधाकृष्णन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में 9 साल के सफल शिक्षण और द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की सफलता के बाद उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी का प्रस्ताव मिला। मैसूर उस समय एक प्रगतिशील रियासत थी, जहां शिक्षा और संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता था। मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ शिक्षा और कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने मैसूर को दक्षिण भारत का एक शैक्षणिक केंद्र बनाने का सपना देखा था। राधाकृष्णन जैसे प्रतिभावान शिक्षक को मैसूर लाना उनकी इस योजना का हिस्सा था। राधाकृष्णन को यहां काफी बेहतर वेतन मिलने वाला था, महीने में 300 रुपए, जो उस समय एक बहुत अच्छी रकम थी। मैसूर विश्वविद्यालय में राधाकृष्णन को अधिक स्वतंत्रता मिली।
यहाँ उन्हें न सिर्फ पढ़ाने की बल्कि अनुसंधान की भी पूरी सुविधा दी गई। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में दुनिया भर की दुर्लभ पुस्तकें मौजूद थीं। राधा कृष्णन ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और अपने अगले महान काम की तैयारी शुरू की। मैसूर में रहते हुए राधा कृष्णन ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कृति पर काम शुरू किया, इंडियन फिलॉसफी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि भारतीय दर्शन का एक संपूर्ण इतिहास था। राधा कृष्णन का सपना था कि वे वेदों से लेकर आधुनिक काल तक के सभी भारतीय दार्शनिक विचारों को एक स्थान पर प्रस्तुत करें। यह काम अत्यंत कठिन था। भारतीय दर्शन की हजारों वर्षों की परंपरा को समझना, विभिन्न दार्शनिक मतों का तुलनात्मक अध्ययन करना और फिर सब कुछ को एक व्यवस्थित रूप देना, ये एक व्यक्ति के लिए जीवन भर का काम था। लेकिन राधा कृष्णन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दिन में वे पढ़ाते, शाम को अनुसंधान करते और रात में लिखते। उनकी दिनचर्या बेहद व्यवस्थित थी। सुबह 5 बजे उठकर वे संस्कृत के श्लोकों का अध्ययन करते, फिर नाश्ता करके कॉलेज जाते। दोपहर बाद वे लाइब्रेरी में बैठकर विभिन्न दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करते। रात्रि में जब घर में सभी सो जाते, तब वे अपनी लेखनी उठाते और देर रात तक लिखते रहते। राधा कृष्णन की पत्नी शिवा कामू इस पूरे दौर में उनकी सबसे बड़ी सहयोगी थीं। वे समझती थीं कि उनके पति कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं। वे घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालती थीं ताकि राधा कृष्णन को लिखने में कोई परेशानी ना हो। बच्चों को चुप रहने के लिए कहती थीं जब राधा कृष्णन पढ़ते या लिखते थे। मैसूर में राधा कृष्णन का जीवन अपेक्षाकृत स्थिर था। आर्थिक स्थिति बेहतर थी, काम में संतुष्टि थी और सबसे बड़ी बात ये कि वे अपने जुनून लिखने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा था। इसी दौरान उनकी कई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी तैयार हुईं। 1920 में उन्होंने द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक दर्शन में धर्म की भूमिका कम नहीं हुई है बल्कि बदली है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि सहयोगी है। 1921 में राधा कृष्णन के जीवन में फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से किंग जॉर्ज पंचम प्रोफेसर ऑफ मेंटल एंड मोरल फिलॉसफी का प्रस्ताव मिला। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक नियुक्तियों में से एक थी। कोलकाता उस समय भारत की राजधानी थी और यहाँ का विश्वविद्यालय एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक था। इस पद को स्वीकार करना आसान फैसला नहीं था। मैसूर में राधा कृष्णन की स्थिति अच्छी थी, महाराजा का संरक्षण था और परिवार भी खुश था। लेकिन कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, न सिर्फ वेतन की दृष्टि से बल्कि प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी। राधा कृष्णन ने अंततः इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। 1921 में वे कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। यहाँ के बुद्धिजीवी पहले से ही उनके प्रतिष्ठा से परिचित थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में राधा कृष्णन की शुरुआत ही धमाकेदार रही। उनके पहले ही व्याख्यान में हॉल खचाखच भरा हुआ था। न सिर्फ छात्र बल्कि प्रोफेसर, बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि राजनीतिक नेता भी उनकी बात सुनने आए थे। राधा कृष्णन की वक्तृता शैली अद्भुत थी। वे गहरी दार्शनिक बातों को इतने सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। कोलकाता में राधा कृष्णन की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी। उनके व्याख्यान सुनने के लिए दूसरे शहरों से लोग आते थे। द स्टेट्समैन, अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबार नियमित रूप से उनके विचारों को प्रकाशित करते थे। कोलकाता में रहते हुए राधा कृष्णन को भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम से भी परिचय हुआ। हालांकि वे सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी सहानुभूति स्वतंत्रता संग्राम के साथ थी। वे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और मानते थे कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी जरूरत है। 1923 में राधा कृष्णन की सबसे महत्वपूर्ण कृति का पहला भाग प्रकाशित हुआ, इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1। ये कृति वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक के भारतीय दर्शन का व्यापक अध्ययन थी। पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही दुनिया भर में राधा कृष्णन की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। ये पहली बार था जब किसी भारतीय ने इतने व्यापक और व्यवस्थित तरीके से भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। पश्चिमी विद्वान इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने इसे भारतीय दर्शन पर सबसे प्रामाणिक कार्य कहा। 1927 में इंडियन फिलॉसफी का दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ।
इसमें शंकराचार्य से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय दर्शन की चर्चा थी। अब राधा कृष्णन की दुखंडी कृति पूर्ण हो गई थी। यह पुस्तक न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भारतीय दर्शन की पढ़ाई के लिए एक मानक ग्रंथ बन गई थी। इंडियन फिलॉसफी की सफलता के बाद राधा कृष्णन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान देने के निमंत्रण आने लगे। 1926 में उन्हें इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में हिब्बर्ट लेक्चर देने का निमंत्रण मिला। हिब्बर्ट लेक्चर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखलाओं में से एक है, जो धर्म और दर्शन के विषय पर दी जाती है। राधा कृष्णन के हिब्बर्ट लेक्चर का विषय था एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। इन व्याख्यानों में उन्होंने भारतीय आदर्शवादी दर्शन को पश्चिमी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया। व्याख्यान इतने प्रभावशाली थे कि वे बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। इंग्लैंड की इस यात्रा ने राधा कृष्णन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। ब्रिटिश अकादमिक जगत में अब वे भारतीय दर्शन के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाने लगे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर उनसे मिलने आते थे। लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें अपना सदस्य बनाया। भारत वापस लौटने पर राधा कृष्णन को पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। अब वे सिर्फ कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं रह गए थे, वे पूरे भारत के गौरव बन गए थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधियां मिलने लगीं। 1929 में राधा कृष्णन ने काल्की और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन नामक एक और महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने भविष्य की सभ्यता के बारे में अपने विचार रखे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पूर्व और पश्चिम का मेल होगा और भारतीय आध्यात्मिकता पश्चिमी वैज्ञानिकता के साथ मिलकर एक नई सभ्यता का निर्माण करेगी। कोलकाता में रहते हुए राधा कृष्णन का परिवार भी फला फूला। उनके सभी बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे। उनका बेटा सर्वपल्ली गोपाल उन दिनों स्कूल में पढ़ रहा था और बहुत तेज था। राधा कृष्णन चाहते थे कि उनके बच्चे न सिर्फ पढ़े लिखे बने बल्कि अच्छे इंसान भी बने। 1930 तक आते आते राधा कृष्णन की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई ये उपाधि उस समय किसी भारतीय बुद्धिजीवी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इसके बाद उन्हें सर राधा कृष्णन कहा जाने लगा। नाइटहुड मिलने पर राधा कृष्णन की प्रतिक्रिया दिलचस्प थी। उन्होंने कहा था, यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि भारतीय दर्शन के प्रतिनिधि के रूप में मिला है। मैं इसे भारतीय संस्कृति का सम्मान मानता हूं। 1931 में ही राधा कृष्णन को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्हें लीग ऑफ नेशंस के इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन कमेटी में नामित किया गया। यह संस्था आज के यूनेस्को की तरह काम करती थी और दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करती थी। इस नियुक्ति के साथ ही पश्चिमी जगत में राधा कृष्णन को आधिकारिक रूप से भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा प्रतिनिधि माना जाने लगा। अब जब भी कोई पश्चिमी विद्वान भारतीय दर्शन के बारे में जानना चाहता तो वो राधा कृष्णन से संपर्क करता। इस प्रकार 1918 से 1931 तक का ये 13 साल का दौर राधा कृष्णन के जीवन का सुनहरा काल था। इस दौरान वे एक छोटे कॉलेज के लेक्चरर से दुनिया भर में प्रसिद्ध दार्शनिक बन गए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि भारतीय दर्शन विश्व के किसी भी दर्शन से कम नहीं है। लेकिन ये अभी भी उनकी यात्रा की शुरुआत थी। आगे उन्हें पश्चिम जाना था और वहां भारतीय दर्शन का परचम लहराना था। 1931 के बाद राधा कृष्णन के जीवन में एक और भी बड़ा मोड़ आने वाला था। नाइटहुड की उपाधि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ अब वे सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विश्व के दार्शनिक बन चुके थे। 1931 से 1936 तक राधा कृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। ये वो दौर था जब उन्होंने प्रशासन और नेतृत्व के गुण भी दिखाने शुरू किए। आंध्र विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल को आज भी एक आदर्श कार्यकाल माना जाता है। राधा कृष्णन ने विश्वविद्यालय में कई क्रांतिकारी सुधार किए। उन्होंने अनुसंधान को बढ़ावा दिया, मेधावी लेकिन गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की और शिक्षा की गुणवत्ता में भारी सुधार लाया। राधा कृष्णन का मानना था कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने की मशीन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान का सृजन करना है, केवल उसका वितरण नहीं। हमें ऐसे छात्र तैयार करने चाहिए जो न सिर्फ जानकार हों बल्कि विचारशील भी हों। आंध्र विश्वविद्यालय में रहते हुए राधा कृष्णन की लेखनी और भी प्रखर हुई। उन्होंने इस दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। 1932 में ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं की तुलना की थी और दिखाया था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। 1936 में राधा कृष्णन के जीवन में वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसका इंतजार पूरा शैक्षणिक जगत कर रहा था।
उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स का पद प्रस्तावित किया गया। ये वो पद था जो विशेष रूप से भारतीय और पूर्वी धर्म दर्शन के अध्यापन के लिए बनाया गया था। इससे पहले ये पद मैक्स मूलर और रिच डेविड्स जैसे प्रख्यात जर्मन और ब्रिटिश विद्वानों के पास था। एक भारतीय को ये पद देना उस समय की एक क्रांतिकारी घटना थी। राधा कृष्णन के लिए ये फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना, अपने परिवार को बिछड़ना और एक बिल्कुल अलग वातावरण में काम करना। लेकिन राधा कृष्णन ने समझा कि ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर की बात नहीं है, ये भारतीय दर्शन को विश्व मंच पर स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1936 में राधा कृष्णन ऑक्सफोर्ड पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी शिवा कामू भी गईं, लेकिन बच्चे भारत में ही रह गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। ऑक्सफोर्ड पहुंचते ही राधा कृष्णन ने एक तरह से तहलका मचा दिया। उनके व्याख्यान सुनने के लिए न सिर्फ छात्र बल्कि प्रोफेसर, दार्शनिक, बुद्धिजीवी और यहां तक कि राजनेता भी आने लगे। लेक्चर हॉल हमेशा खचाखच भरा रहता था। कई बार तो लोगों को खड़े होकर व्याख्यान सुनना पड़ता था। राधा कृष्णन की सफलता का राज क्या था? सबसे पहले तो उनकी अंग्रेजी बेदाग और प्रवाहमान थी। दूसरे, उनकी प्रस्तुति शैली बेहद आकर्षक थी। वे जटिल भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों को इतने सरल और रोचक तरीके से समझाते थे कि पश्चिमी श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राधा कृष्णन भारतीय दर्शन को रक्षात्मक मोड में पेश नहीं करते थे। वे कहते थे, मैं यहां भारतीय दर्शन की वकालत करने नहीं आया हूं, मैं यहां सत्य की खोज करने आया हूं। अगर भारतीय दर्शन में सत्य है तो वो स्वयं अपनी रक्षा करेगा। ऑक्सफोर्ड में राधा कृष्णन का पहला साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। ब्रिटिश शैक्षणिक जगत में एक भारतीय का आना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ पुराने प्रोफेसरों को लगता था कि भारतीय दर्शन पर भारतीय से बेहतर वे जानते हैं। लेकिन राधा कृष्णन ने अपनी विद्वता और व्यक्तित्व से सभी को कायल कर दिया। ऑक्सफोर्ड के राधा कृष्णन काल की एक मशहूर घटना है। एक बार एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने व्याख्यान के दौरान उनसे कहा, डॉक्टर राधा कृष्णन, आप भारतीय दर्शन को बहुत आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्या वहां कोई कमियां नहीं है? राधा कृष्णन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रोफेसर साहब, मैं भारतीय दर्शन को वैसे ही प्रस्तुत करता हूं जैसे आप ग्रीक दर्शन को करते हैं। क्या प्लेटो और अरस्तु में कोई कमी नहीं थी? ऑक्सफोर्ड में रहते हुए राधा कृष्णन ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। 1939 में ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम के धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन थी। राधा कृष्णन का मुख्य तर्क ये था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, मानव कल्याण। अंतर केवल पद्धतियों का है, उद्देश्य का नहीं। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए राधा कृष्णन को यूरोप की राजनीतिक हलचलों को भी करीब से देखने का मौका मिला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। राधा कृष्णन ने देखा कि कैसे तथाकथित सभ्य और शिक्षित यूरोप आपस में लड़कर एक दूसरे को बर्बाद कर रहा है। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी मजबूत बनाया कि केवल भौतिक उन्नति पर्याप्त नहीं है, आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। युद्ध के दौरान राधा कृष्णन ने कई व्याख्यान दिए जिनमें उन्होंने कहा कि ये युद्ध पश्चिमी सभ्यता की नैतिक दिवालियापन का प्रमाण है। उन्होंने तर्क दिया था कि पश्चिम ने विज्ञान और तकनीक में तो बहुत प्रगति की है, लेकिन नैतिकता और आध्यात्मिकता को भुला दिया है। इसका परिणाम ये भयानक युद्ध है। युद्ध के दौरान राधा कृष्णन की एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बौद्धिक समर्थन। वे सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके लेख और भाषण भारत की स्वतंत्रता का मामला बनते थे। वे पश्चिमी बुद्धिजीवियों को समझाते थे कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो स्वशासन की हकदार है। 1939 से 1948 तक राधा कृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। ये पद उन्होंने ऑक्सफोर्ड की नौकरी के साथ साथ संभाला। साल में कुछ महीने वो ऑक्सफोर्ड में रहते और कुछ महीने बनारस में। ये दोहरी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं था, लेकिन राधा कृष्णन ने इसे बखूबी संभाला। BHU में उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने काफी प्रगति की। उन्होंने अनुसंधान को बढ़ावा दिया, नए विभाग खोले और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया। राधा कृष्णन का मानना था कि भारत को आजाद होने के बाद अपनी शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। राधा कृष्णन के लिए यह बेहद खुशी और गर्व का मौका था।
आजादी के तुरंत बाद राधाकृष्णन को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। यहां उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया। संविधान सभा में राधाकृष्णन में खासकर धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर अपने विचार रखे। उनका मानना था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा था, धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरोध नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना है। 1946 में राधाकृष्णन को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि बनने की। यूनेस्को की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए की गई थी। राधाकृष्णन इसके संस्थापक सदस्यों में थे। यूनेस्को में राधाकृष्णन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संस्था के उद्देश्य और सिद्धांतों को तैयार करने में हिस्सा लिया। उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। 1948 में राधाकृष्णन को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग को भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके सुधार के सुझाव देने थे। ये आयोग राधाकृष्णन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए। आयोग ने सुझाव दिया कि भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षकों के वेतन और स्थिति में सुधार किया जाए। 1949 में राधाकृष्णन को एक और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, सोवियत संघ में भारत के राजदूत का पद। ये बेहद संवेदनशील समय था। शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव था। ऐसे में भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलानी थी। राधाकृष्णन के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। अब तक वे शिक्षक और दार्शनिक की भूमिका में थे, अब उन्हें एक राजदूत की भूमिका निभानी थी। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को बखूबी स्वीकार किया। मॉस्को पहुंचकर राधाकृष्णन ने अपनी कूटनीतिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने स्टालिन से लेकर सोवियत संघ के अन्य नेताओं के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाए। उनके व्यक्तित्व और दार्शनिक ज्ञान ने सोवियत नेताओं को भी प्रभावित किया। राधाकृष्णन और स्टालिन की मुलाकात की एक दिलचस्प कहानी है। जब राधाकृष्णन पहली बार स्टालिन से मिले तो स्टालिन ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, क्या आपको राजदूत का काम करने में कठिनाई नहीं होती? राधाकृष्णन ने जवाब दिया, महाशय, दर्शन जीवन की समस्याओं को समझने का विज्ञान है, राजनीति भी जीवन की समस्याओं को हल करने का तरीका है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। स्टालिन इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। मॉस्को में राधाकृष्णन ने कई महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। वे सोवियत बुद्धिजीवियों को भारतीय दर्शन और संस्कृति से परिचित कराते रहे। उन्होंने बताया कि भारत न तो पूंजीवादी है, न ही साम्यवादी, बल्कि यह अपना खुद का रास्ता बना रहा है। सोवियत संघ में रहते हुए राधाकृष्णन ने भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उन्होंने रूसी भाषा में भारतीय दर्शन की पुस्तकों के अनुवाद कराए। सोवियत संघ में भारतीय संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया। 1952 में राधाकृष्णन का सोवियत संघ में राजदूत का कार्यकाल समाप्त हुआ। 3 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने भारत सोवियत संबंधों को नई ऊंचाई दी थी। सोवियत संघ के नेताओं ने उनकी विदाई पर कहा था कि राधाकृष्णन जैसे राजदूत से बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता था। भारत वापस लौटते ही राधाकृष्णन को एक और बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार था। 1952 में होने वाले चुनावों में उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति का पद प्रस्तावित किया जाना था। ये वो समय था जब राधाकृष्णन का एक नया अवतार, एक संवैधानिक पद पर आसीन राजनेता का शुरू होने वाला था। 13 मई 1952 भारत के संवैधानिक इतिहास में यह एक स्वर्णिम दिन था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह पद उनके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन राष्ट्र के लिए यह सबसे उपयुक्त चुनाव था। एक ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसकी प्रतिष्ठा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। जब संविधान सभा और राजनीतिक दलों में इस पद के लिए नामों की चर्चा हुई तो सभी की नजर राधाकृष्णन पर गई। पंडित नेहरू ने कहा था, राधाकृष्णन से बेहतर इस पद के लिए कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। वे न सिर्फ भारत के गौरव हैं बल्कि विश्व में भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी हैं। राधाकृष्णन के नाम पर सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति थी। कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल तक सभी चाहते थे कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने।
यह उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों का सम्मान था। चुनाव में उन्हें निर्विरोध विजय मिली। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन की मुख्य जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति का पद था। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राधाकृष्णन ने इस भूमिका को बेहद गरिमा और निष्पक्षता के साथ निभाया। राधाकृष्णन की सभापतित्व शैली बिल्कुल अनूठी थी। वे सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कभी आवाज नहीं उठाते थे, न ही डांटते फटकारते थे, बल्कि अपनी विद्वता, हास परिहास और मधुर व्यक्तित्व से सदस्यों को नियंत्रित करते थे। जब भी सदन में शोरगुल या अनुशासनहीनता होती, राधाकृष्णन कोई हल्की फुल्की टिप्पणी करके या छोटा सा चुटकुला सुनाकर माहौल को सामान्य बना देते थे। राधाकृष्णन के सभापतित्व के कुछ प्रसिद्ध किस्से आज भी संसदीय लोक कथाओं का हिस्सा है। एक बार जब राज्यसभा में काफी शोर हो रहा था और सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तो राधाकृष्णन ने कहा, माननीय सदस्यों, सदन में इतना शोर है कि लगता है जैसे यहाँ कोई विवाह समारोह चल रहा हो। लेकिन फर्क यह है कि विवाह में कम से कम 2 लोग खुश होते हैं, यहाँ कोई खुश नजर नहीं आ रहा। इस टिप्पणी के बाद पूरा सदन हंसी से गूंज उठा और शोर अपने आप बंद हो गया। एक और मशहूर घटना है जब एक बार विपक्षी नेता लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे और उनकी आवाज काफी तेज हो गई थी, तो राधाकृष्णन ने कहा, माननीय सदस्य, आपकी आवाज इतनी तेज है कि लगता है आप सदन में नहीं बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में भाषण दे रहे हैं। कृपया याद रखिए कि यहाँ माइक भी है। इससे पूरा सदन हंस पड़ा और सदस्य शांत हो गए। राधाकृष्णन की इस शैली की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही हमेशा अनुशासित और गरिमापूर्ण रहती थी। सदस्य उनका बहुत सम्मान करते थे, यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी राधाकृष्णन की निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। उपराष्ट्रपति के 10 साल के कार्यकाल में राधाकृष्णन ने इस पद की गरिमा को नई ऊंचाई दी। उन्होंने साबित किया कि संवैधानिक पद केवल औपचारिक नहीं होते, वे राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के संवाहक भी होते हैं। राधाकृष्णन अपने हर भाषण में शिक्षा, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की बात करते थे। 1954 में राधाकृष्णन को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी शिक्षा, दर्शन और राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि वे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ मिलकर उन्हें यह सम्मान दिया गया था। भारत रत्न मिलने पर राधाकृष्णन ने कहा था, यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था और दर्शन परंपरा का सम्मान है, मैं केवल इसका एक माध्यम हूं। इसी दौरान राधाकृष्णन को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। जर्मनी ने उन्हें पूर्ले मेरिट फॉर साइंस एंड आर्ट्स से सम्मानित किया। यह जर्मनी का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। फ्रांस ने उन्हें लेजेंड ऑफ ऑनर दिया। चेकोस्लोवाकिया ने ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन से सम्मानित किया। 1963 में ब्रिटेन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द मेरिट की सदस्यता दी। यह ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो केवल 24 व्यक्तियों को एक समय में दिया जाता है। राधाकृष्णन इस सम्मान पाने वाले पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन के कार्यकाल में भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। इस कठिन समय में राधाकृष्णन ने राष्ट्र का मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने भाषणों से देश को एकजुट रखा। 1962 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की नजर फिर से राधाकृष्णन पर टिकी हुई थी। कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्षी दल तक सभी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। राष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन से बेहतर विकल्प किसी को नजर नहीं आ रहा था। वे पहले से ही उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी काबिलियत दिखा चुके थे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे, इसलिए सभी दल उन्हें स्वीकार कर सकते थे। 11 मई 1962 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। राधाकृष्णन के सामने उनका प्रतिद्वंदी था हरिहरन नाम का एक अपेक्षाकृत अज्ञात व्यक्ति। परिणाम एक तरफा था। राधाकृष्णन को 5,53,067 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को केवल 35,000 वोट मिले। यह भारतीय राष्ट्रपति चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। 13 मई 1962 को राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से हजारों लोग शामिल हुए। विदेशी राजदूत और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। यह राधाकृष्णन के लिए व्यक्तिगत दुख था, क्योंकि नेहरू उनके पुराने मित्र थे।
राधाकृष्णन ने नेहरू की मृत्यु पर जो श्रद्धांजलि दी वो भारतीय राजनीति की सबसे भावुक श्रद्धांजलियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने कहा था, नेहरू जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने भारत को दुनिया में सम्मान दिलाया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। राधाकृष्णन ने शास्त्री जी का भरपूर सहयोग किया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान और बाद में ताशकंद समझौते के समय राधाकृष्णन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने शास्त्री जी को राष्ट्रपति के रूप में हर संभव सहायता दी। जब 1966 में शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक मृत्यु हुई तो राधाकृष्णन ने फिर से राष्ट्र को संकट के समय में संभाला। उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और नए प्रधानमंत्री के चुनाव की व्यवस्था की। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में भी राधाकृष्णन की सलाह महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन की एक खासियत थी, वे राष्ट्रपति भवन को शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाते थे। नियमित रूप से वहां विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों की बैठकें होती थीं। राष्ट्रपति भवन में पहली बार नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए गए। शास्त्रीय संगीत से लेकर नृत्य तक सभी कलाओं को संरक्षण मिला। राधाकृष्णन का मानना था कि राष्ट्रपति भवन केवल एक औपचारिक कार्यालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था, ये भवन भारत की संस्कृति और बौद्धिकता का प्रतीक होना चाहिए। यहाँ जो भी आए उसे भारत की सभ्यता की झलक मिलनी चाहिए। राधाकृष्णन के राष्ट्रपति काल की सबसे मशहूर और हृदयस्पर्शी घटना है शिक्षक दिवस की शुरुआत। 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ पुराने छात्र और मित्र उनका 74वां जन्मदिन 5 सितंबर 1962 मनाना चाहते थे। जब उन्होंने राधाकृष्णन से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तभी से 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये राधाकृष्णन की विनम्रता और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। आज भी जब हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो ये राधाकृष्णन के इस महान विचार की याद दिलाता है कि शिक्षक समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। 1965 में हिंदी को राजभाषा बनाने के विवाद के दौरान उन्होंने बेहद संतुलित भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ राज्यों में दंगे भी हुए। ऐसे कठिन समय में राधाकृष्णन ने अपनी बुद्धिमत्ता से स्थिति को संभाला। उन्होंने कहा था, भाषा एकता का साधन होना चाहिए, विभाजन का नहीं। हमें सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी इस बात ने स्थिति को काबू में करने में मदद की। राष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन की विदेश नीति में भी सक्रिय भूमिका थी। कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की भारत यात्रा के दौरान राधाकृष्णन की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने भारत की छवि को मजबूत बनाया। सोवियत संघ के नेता ख्रुश्चेव से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तक सभी राधाकृष्णन की विद्वता से प्रभावित थे। कैनेडी के साथ राधाकृष्णन की मुलाकात की एक दिलचस्प घटना है। जब कैनेडी ने राधाकृष्णन से पूछा कि भारत अमेरिकी सहायता क्यों नहीं लेता, तो राधाकृष्णन ने जवाब दिया, महोदय, भारत सहायता लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि सहयोग में विश्वास करता है। हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी देश मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करें। राधाकृष्णन के राष्ट्रपति काल की एक और विशेषता थी उनके भाषणों का स्तर। वो हमेशा शिक्षा, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की बात करते थे। उनके गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के भाषण आज भी उद्धृत किए जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की सफलता शिक्षा पर निर्भर करती है। अगर हमारे नागरिक शिक्षित नहीं हैं तो लोकतंत्र एक खोखला शब्द बनकर रह जाएगा। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। राधाकृष्णन के राष्ट्रपति काल में एक व्यक्तिगत दुख भी आया। 1956 में उनकी पत्नी शिवा कामू का निधन हो गया था। शिवा कामू ने 52 साल तक राधाकृष्णन का साथ दिया था। उन्होंने 6 बच्चों को पाला पोसा था और राधाकृष्णन के करियर में हमेशा सहयोग दिया था। शिवा कामू की मृत्यु राधाकृष्णन के लिए बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने अपने मित्रों से कहा था, शिवा कामू मेरी जीवन संगिनी नहीं थी, मेरी आत्मा का हिस्सा थी। उसके बिना जीवन अधूरा लगता है। लेकिन इस व्यक्तिगत दुख के बावजूद उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। 1967 तक आते आते राधाकृष्णन की उम्र 79 साल हो चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे दूसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। 13 मई 1967 को उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदाई ली। विदाई के समय उनका भाषण बेहद मार्मिक था।
उन्होंने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी शिक्षक के रूप में शुरू की थी और शिक्षक के रूप में ही समाप्त करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति का पद मेरे लिए एक सम्मान था, लेकिन मेरी असली पहचान एक शिक्षक की है। राधाकृष्णन की विदाई पर पूरा देश भावुक हो गया था। संसद से लेकर आम जनता तक सभी ने उनके योगदान को सराहा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि राष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का एक साधन भी है। इस प्रकार 1952 से 1967 तक 15 साल तक राधाकृष्णन ने भारत के संवैधानिक पदों पर सेवा की। पहले 10 साल उपराष्ट्रपति के रूप में और फिर 5 साल राष्ट्रपति के रूप में। इस अवधि में उन्होंने इन पदों की गरिमा को नई ऊंचाई दी और साबित किया कि संवैधानिक पद केवल औपचारिक नहीं होते, फिर राष्ट्रीय आदर्शों के संवाहक भी होते हैं। 13 मई 1967 राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद से विदाई ली। 79 वर्ष की आयु में सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के बाद भी राधाकृष्णन का प्रभाव और सम्मान वैसा ही था जैसा पहले था। वे राष्ट्रपति भवन छोड़कर मद्रास, अब चेन्नई के अपने घर में रहने लगे, लेकिन उनकी बौद्धिक गतिविधियां कम नहीं हुई। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद राधाकृष्णन ने फिर से अपनी पहली और सबसे प्रिय पहचान, एक शिक्षक और लेखक, को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों में कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। 1968 में उनकी पुस्तक रिलीजन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक युग में धर्म की भूमिका पर अपने विचार रखे थे। राधाकृष्णन का मानना था कि आधुनिक संसार में धर्म की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। उन्होंने लिखा था, जैसे जैसे मनुष्य भौतिक रूप से समृद्ध हो रहा है, वैसे वैसे उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वह जीवन के अर्थ का प्रश्न हल नहीं कर सकता। 1969 में राधाकृष्णन ने अपनी अंतिम बड़ी कृति रिलीजन, साइंस एंड कल्चर प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या, धर्म, विज्ञान और संस्कृति के बीच संघर्ष पर अपने विचार रखे थे। उनका मुख्य तर्क यह था कि ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की एक और खासियत थी उनकी आजीवन सादगी। राष्ट्रपति रहने के बावजूद उनमें कोई अहंकार नहीं था। वे हमेशा खुद को एक शिक्षक कहते थे। जब भी कोई उन्हें पूर्व राष्ट्रपति कहकर संबोधित करता था तो वे कहते, मुझे टीचर कहिए, यही मेरी असली पहचान है। 1968 में राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था का सर्वोच्च सम्मान था। अब तक राधाकृष्णन के खाते में 30 से ज्यादा पुस्तकें और हजारों लेख आ चुके थे। उनकी पुस्तकों का 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। राधाकृष्णन की पुस्तकों की विशेषता यह थी कि वे केवल विद्वत्ता का दर्शन नहीं थी, उनमें गहरी मानवीयता और व्यावहारिक ज्ञान था। उनकी इंडियन फिलॉसफी आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स को भारतीय दर्शन की सबसे प्रामाणिक व्याख्या माना जाता है। 1970 के दशक में राधाकृष्णन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उम्र का असर दिखने लगा था, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता में कोई कमी नहीं आई थी। वे अभी भी पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते थे और जब कभी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता था तो अपनी राय देते थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान राधाकृष्णन ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। जब बांग्लादेश का संकट चरम पर था और भारत को युद्ध में जाना पड़ा तो राधाकृष्णन ने कहा था, कभी कभी शांति की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। 1972 में राधाकृष्णन की स्वास्थ्य की स्थिति और भी खराब हो गई। उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होने लगी, लेकिन मानसिक रूप से वे पूर्णतः स्वस्थ थे। वे अभी भी पुस्तकें पढ़ते थे और मित्रों से चर्चा करते थे। 1973 में राधाकृष्णन का 85वां जन्मदिन मनाया गया। पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में इसे बड़े पैमाने पर मनाया गया। राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें बधाई दी। विदेशों से भी शुभकामना संदेश आए। इस अवसर पर राधाकृष्णन ने कहा था, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं शिक्षा की सेवा कर सका। शिक्षक होना इस दुनिया का सबसे पवित्र पेशा है। 1974 आते आते राधाकृष्णन की तबीयत और भी नाजुक हो गई। उन्हें बोलने में भी कठिनाई होने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति और तेज था जो हमेशा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि वे अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकेंगे। 17 अप्रैल 1975 भारत के इतिहास का एक दुखद दिन। सुबह 4:30 बजे चेन्नई में अपने घर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अंतिम सांस ली। 86 साल 7 महीने और 12 दिन का उनका महान जीवन समाप्त हो गया। राधाकृष्णन की मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा देश शोक में डूब गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 3 दिन तक सभी सरकारी कार्यालयों में झंडे आधे झुकाए गए।
राधाकृष्णन के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। विदेशी राजदूत भी शामिल हुए। यह दृश्य दिखाता था कि राधाकृष्णन केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। राधाकृष्णन की मृत्यु पर दुनिया भर से शोक संदेश आए। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन न केवल भारत के महान व्यक्ति थे बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने कहा कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का काम किया। सोवियत संघ ने कहा कि राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शांति के दूत थे। यूनेस्को ने उन्हें शिक्षा के राजदूत कहा। फ्रांस ने कहा कि राधाकृष्णन की मृत्यु से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की एक महान आत्मा खो गई है। राधाकृष्णन की मृत्यु के बाद उनकी विरासत और भी मजबूत हुई। उनके नाम पर कई संस्थाएं, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राधाकृष्णन चेवनिंग स्कॉलरशिप स्थापित की गई। कई विश्वविद्यालयों में राधाकृष्णन चेयर स्थापित की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि राधाकृष्णन के विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके सुझाव आज भी मार्गदर्शक हैं। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण करना है। यह बात आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। राधाकृष्णन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उनसे पहले पश्चिमी जगत में भारतीय दर्शन को अंधविश्वास और रहस्यवाद का मिश्रण माना जाता था। राधाकृष्णन ने साबित किया कि भारतीय दर्शन तर्कसंगत, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान। राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था आज भी चल रही है। उन्होंने शिक्षकों के सम्मान और स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरी बड़ी उपलब्धि थी उनकी राजनयिक सेवा। यूनेस्को से लेकर सोवियत संघ के राजदूत तक उन्होंने भारत की छवि को मजबूत बनाया। उनके व्यक्तित्व ने दुनिया को दिखाया कि भारत केवल एक विकासशील देश नहीं है बल्कि एक महान सभ्यता है। चौथी उपलब्धि थी उनका राष्ट्रपति काल। उन्होंने राष्ट्रपति पद को केवल एक औपचारिक पद नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विकास का साधन बनाया। आज जब हम राधाकृष्णन को याद करते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि दिखती है जो पूर्ण अर्थों में विश्व नागरिक था। वे एक साथ भारतीय थे और वैश्विक भी। उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा लेकिन अपने विचारों को विश्वव्यापी बनाया। राधाकृष्णन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कभी कट्टर नहीं हुए। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों, सभी विचारधाराओं और सभी संस्कृतियों का सम्मान किया। उनका मानना था कि सत्य एक है लेकिन उसे पाने के कई रास्ते हैं। आज जब दुनिया धर्म, जाति और राष्ट्रीयता के नाम पर बटी हुई है तब राधाकृष्णन के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है एक दूसरे को समझना। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तब तक शांति असंभव है। हर साल 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो ये केवल राधाकृष्णन के जन्मदिन का उत्सव नहीं है। ये उस महान व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिसने शिक्षा को जीवन का सबसे पवित्र मिशन माना। ये उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करने का दिन है जो राधाकृष्णन के आदर्शों पर चलते हैं। राधाकृष्णन की असली विरासत उनकी पुस्तकों में नहीं बल्कि उनके विचारों में है। उनका संदेश था, ज्ञान प्राप्त करो लेकिन विनम्र रहो, सफल बनो लेकिन सेवा भाव रखो, आधुनिक बनो लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपनी जगह बना रहा है तो राधाकृष्णन का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, एक ऐसा भारत जो आधुनिक हो लेकिन अपनी संस्कृति को न भूले, जो वैज्ञानिक हो लेकिन आध्यात्मिक भी रहे, वो भारत आज हकीकत बन रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग थे, एक विचार थे, एक प्रेरणा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता धन या पद में नहीं बल्कि सेवा और त्याग में है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब तक भारत में शिक्षा होगी, जब तक यहाँ दर्शन की चर्चा होगी, जब तक यहाँ मानवीय मूल्यों की बात होगी, तब तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम अमर रहेगा। वे न केवल भारत के गौरव थे बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ थे और हमेशा रहेंगे। ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की संपूर्ण जीवन गाथा। एक साधारण गांव के लड़के से दुनिया के महानतम व्यक्तित्वों में से एक बनने तक का अद्भुत सफर।
उन्होंने अपने 87 साल के जीवन में जो कुछ हासिल किया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता किसी एक क्षेत्र में सिर्फ सफल होने में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करते हुए भी इंसानियत को नहीं भूलने में है। राधाकृष्णन एक ही साथ महान शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, राजनयिक और राष्ट्रपति थे, लेकिन सबसे पहले वे एक महान इंसान थे।